नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी साहित्य की मैराथन क्लास को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम और अन्य इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं पहले भी, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम जो है तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि परीक्षा में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो, एनटीए नेट की परीक्षा हो, या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार होगी। जैसे कि अभी हाल ही में होने वाली केवीएस की परीक्षा हो, या एनवीएस की परीक्षा हो, या डी ट्रिपल एसपी की परीक्षा हो, या यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो जहाँ पर भी हिंदी साहित्य से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार रहेगी। तो सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 से हम शुरुआत कर लेते हैं। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? भारतेंदु मंडल के अंतर्गत इनमें से कौन सा लेखक नहीं शामिल है? तो ये आपको बताना है। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमगन, या श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक जी जो है द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। तो यह आंसर हो जाएगा आपका डी। श्रीधर पाठक जो है द्विवेदी युग के कवि रहे हैं। लेकिन प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, इसके साथ ही ठाकुर जगमोहन जी, इसके साथ ही जो है नवनीत चतुर्वेदी जी, और साथ ही आप नाम ले सकते हो अंबिका दत्त व्यास जी का भी, व्यास। और इसके साथ ही जो है आप कह सकते हो राधा कृष्ण दास, जो कि भारतेंदु जी के फुफेरे भाई हुए हैं। तो ये सभी के सभी कवि जो है भारतेंदु मंडल के अंतर्गत आते हैं। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन, नवनीत चतुर्वेदी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास। तो इन सभी को नाम आपको बार बार रिवाइज करते रहना है, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि कोई भी जो है ऑप्शन में नाम डाला जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की। एक भारतीय आत्मा के नाम से भाई, क्योंकि एक भारतीय नाम से जिस एक भारतीय आत्मा के नाम से जिस लेखक ने रचना की, उसका नाम पूछा हुआ है। मैथिली शरण गुप्त, सोहन लाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, या बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो आंसर है हमारा माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम रहा है एक भारतीय आत्मा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि माखनलाल चतुर्वेदी को 1963 में, यानी 1963 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। पद्म सॉरी भाई पद्म भूषण की उपाधि से भी इसे सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस लेखक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? माखनलाल चतुर्वेदी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित आवारा मसीहा, महाभोज, तमस, या झूठा सच। तो इनमें से कौन सा उपन्यास है? तो आंसर है हमारा तमस। तमस जो है एक सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसका उपन्यास है ये? भीष्म साहनी जी का। और कब लिखा गया? 1973 ईस्वी में ये लिखा गया। और साथ ही यह उपन्यास जो है 1947 में मार्च अप्रैल में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित रहा है। पंजाब में जो सांप्रदायिक मार्च अप्रैल में सांप्रदायिक दंगे हुए थे 1947 में, उस पर आधारित ये उपन्यास है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें लाहौर के आसपास के 5 दिनों की कहानी को वर्णित किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। 104 क्योंकि 100% हम पहले कर चुके हैं पहली मैराथन में, तो हम आज की हमारी दूसरी मैराथन है। तो आपको ध्यान रखना है, सभी मैराथन क्लास को आपको सभी प्रश्नों को करना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। काफ़ी मेहनत से ये इन प्रश्नों को बनाया गया है। तो आपको
देख लेते हैं भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? हिंदी, वैदिक संस्कृति, मराठी या लौकिक संस्कृति? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा वैदिक संस्कृति, क्योंकि भारतीय आर्य जो भाषाएं थी उसका मूल स्रोत कौन सी माना जाता है? वैदिक संस्कृति, क्योंकि जो हिंदी की जननी भाषा है वो संस्कृत को माना गया है। और संस्कृत में भी कौन सी आई थी पहले? वैदिक। वैदिक संस्कृत के बाद आई लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत लौकिक संस्कृत के बाद हमारी आई पाली भाषा। पाली के बाद आई प्राकृत, और प्राकृत के बाद हुआ अपभ्रंश का विकास। और अपभ्रंश से ही जो है हिंदी और हिंदी तर की भाषाएं निकली। अपभ्रंश के पास बीच में एक और भाषा आई थी अवहट, जिसे हम अवहट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह जो है भाषा हिंदी भाषा का विकास हुआ। भारतीय आर्य भाषा का जो मूल स्रोत है वो वैदिक संस्कृत को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंध है दित है? तो वो आपको बताना है। तो भारतीय आर्य भाषा परिवार से, या भारत यूरोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ परिवार, या आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार? तो सही आंसर है हमारा द्रविड़ परिवार। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं द्रविड़ परिवार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, वर्ष 2024 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2024 का जो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, गगन गिल को, के जे जयकुमार को, या दिलीप चावरी को, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है हमारा गगन गिल। गगन गिल को 2024 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनके किस रचना पर किया गया ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं जब तक आई बहार। मैं जब तक आई बहार जो इनकी जो रचना है उपन्यास आई थी, तो इस रचना पर इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2024 का। ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही इनकी और भी अन्य रचनाएं है गगन गिल जी की, कविता संग्रह है, जैसे कि एक दिन लौटेगी लड़की 1989 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद अंधेरे में बुध, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यह आकांक्षा समय नहीं। तो इस प्रकार से इन रचनाओं को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके अलावा एक रचना और है इनकी, काफी प्रसिद्ध हुई है, थपक थपक दिल थपक थपक। तो इस प्रकार से इनकी रचनाओं को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? चाक में, झूला नट में, अलमा कबूतरी में, या इदनम में? तो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ए, चाक। चाक में मैत्री पुष्पा जी के उपन्यास चाक में ब्रज क्षेत्र के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो चाक उपन्यास है मैत्री पुष्पा जी का कब प्रकाशित हुआ पूछा जा सकता है। 1997 में इसे प्रकाशित किया गया। और ब्रज क्षेत्र में अतरपुर गांव के किसान जाटों का व स्त्री मनोभावों का भी इसमें चित्रण देखने को मिलता है। ब्रज क्षेत्र के जीवन का तो चित्रण किया ही गया है, लेकिन अगर गांव का नाम भी पूछ लिया जाए अतरपुर गांव, तो आपको ध्यान रखना है किस गांव का वर्णन है, अतरपुर गांव के। और किन किन का? किसान जाटों का व स्त्रिय के तथा स्त्री मनोभावों का वर्णन इसमें किया गया है। मनोभावों का चित्रण दिया गया है। अतरपुर गांव के ब्रज क्षेत्र के अतरपुर गांव के किसान जाटों
का तथा स्त्री मनोभाव का चित्रण इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है, चाक उपन्यास में, जो कि मैत्री पुष्पा जी द्वारा 1997 में जो है इस उपन्यास को प्रकाशित किया गया। और साथ ही जो है इसके अगर पात्र भी पूछा जाए तो एक पात्र है रेशम, ध्यान रखना है। सारंग इम्पोर्टेंट पात्र है, पूछ सकते हैं। गुलकंदी और रंजीत, ये सभी इस उपन्यास के पात्र रहे हैं, चाक उपन्यास के, तो पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सात्विक अनुभाव का भेद नहीं है, इनमें से कौन सा सात्विक अनुभाव का भेद नहीं माना जाता? स्तंभ, उच्छ्वास, वैवर्ण्य या प्रलय। तो इनमें से जो है उच्छ्वास सात्विक अनुभाव का भेद नहीं है। हमारे सात्विक अनुभावों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? 8। और संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भाव की संख्या 33 होती है। और स्थायी भाव कितने होते हैं हमारे? 9 हमारे स्थायी भाव होते हैं। तो इस प्रकार से जितने रसों की संख्या होती है उतनी हमारे स्थायी भाव होते हैं। संचारी भाव की संख्या 33। लेकिन एक हिंदी साहित्य में देव कवि हुए हैं रीतिकाल के अंतर्गत, उन्होंने संचारी भावों की जो संख्या है 33 न मान करके 34 मानी है। इन्होंने छल नामक एक और अन्य संचारी भाव जोड़ दिया है। इसके अलावा आप अगर सात्विक अनुभवों की जो संख्या है 8, उनमें कौन कौन शामिल है? स्तंभ आपने देख लिया, उसके अलावा जो है स्वेद भी, इस स्वेद होता है हमारे सात्विक अनुभाव के अंतर्गत। इसके अलावा रोमांच, स्वरभंग, कंपन, विवर्णता आपने देखे ली, अश्रु और प्रलय। तो अश्रु, आशु अर्थात, और प्रलय, ये हमारे ये सात्विक अनुभाव होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और जो है विवर्ण 8। तो इस प्रकार से 8 सात्विक अनुभाव के नाम आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा सात्विक अनुभाव है, इनमें शामिल है या नहीं। तो इनको 2-3 बार आपको पढ़ लेना है, इन सभी सात्विक अनुभाव को, जैसे कि स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर भंग, कंपन, विवरणता, अश्रु और प्रलय। इस प्रकार आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है? बिहारी सतसई की टीका भगवान दीन ने लिखी। कवि प्रिय की कवि प्रिय टीका जो है हरिचरण दास ने लिखी। रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद ने लिखी। रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद ने लिखी। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? तो सही आंसर होगा हमारा सी, क्योंकि ये जो है टीकाओं की सूची में असंगत दिया गया है। यहाँ पर बिहारी सतसई की टीका भगवान दीन ने लिखी, बिल्कुल सही है। कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास ने लिखी। रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण जी ने लिखी। लेकिन रामचंद्रिका की टीका जो है जानकी प्रसाद ने नहीं लिखी, बल्कि किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी है सूरती मिश्र जी ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी टीका का कब प्रकाशित हुई? 96, सॉरी भाई, 1761 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए रसिक प्रिया रचना किसकी है, तो ध्यान रखना है केशवदास जी की है। केशवदास जी की रचना है रसिक प्रिया। टीका पूछी जाए ईश्वरी प्रसाद नारायण ने लिखी। इस तरह आपको ध्यान रखना है। कवि प्रिया की भी रचना जो है केशवदास ने लिखी, बिहारी सतसई बिहारी ने लिखा। तो अगर इनके टीका का नाम टीकाकार पूछे जाए तो इनके नाम ही आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक कीर्ति जीवनी नहीं है। कौन सी ऐसी रचना है इनमें से जो कि जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है। देख लेते हैं। आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। कलम का सिपाही, अनन्या से अनन्या या से शिखर से सागर तक। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अनन्या से अनन्या। ये
स्त्री व्यथा की एक आत्मकथा संबंधी रचना है, ना कि जीवनी संबंधी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अनन्या से अनन्या जो रचना है, इसकी रचनाकार है प्रभा खेतान। और जो है आवारा मसीहा के तो आपको पता ही है, विष्णु प्रभाकर जी द्वारा। प्रभाकर जी ने किसके जीवन पर आधारित जीवनी लिखी है? ये शरद चंद्र, जो कि बंगला साहित्यकार हुए हैं। इसके अलावा कलम का सिपाही जीवनी के लेखक जो है अमृत राय है, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। प्रेमचंद के जीवन पर आधारित इन्होंने लिखी। और शिखर से सागर तक जो है, तक भी आएगा भाई, शब्द आएगा इसके साथ। शिखर से सागर तक ये जीवनी लिखी है राय कमल राय ने, राम कमल राय ने। और किसके जीवन पर आधारित है? ये अक्के जी के जीवन पर आधारित है। प्रयोगवादी जो कवि हुए हैं हमारे अक्के, उनके जीवन पर आधारित है ये शिखर से सागर तक, राम कमल राय जी द्वारा लिखी गई अक्के के जीवन पर। अनन्या से अनन्या जो है प्रभा खेतान जी की आत्मकथा संबंधी रचना है। ये ध्यान रखना है। कलम का सिपाही अमृत राय जी ने मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित लिखी जीवनी। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी ने शरद चंद्र जी के जीवन पर आधारित लिखी। इस प्रकार से आपको ये सभी तथ्य ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश नामक जो जीवनी लिखी है हजारी प्रसाद जी के जीवन पर आधारित, ये जीवनी किसकी है? आंसर क्या होगा भाई? राजदेव सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह या फिर रमेश कुंतल मेघ। तो सही आंसर है हमारा विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन पर आधारित एक जीवनी लिखी गई, जो कि व्योमकेश दरवेश नाम से लिखी। और ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में 3 सर्वश्रेष्ठ जीवनियों के बाद चौथी जीवनी आती है भाई। ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य में हमारी 3 सर्वश्रेष्ठ जीवनियां कौन सी मानी जाती है? एक कलम का सिपाही, जो कि अमृत राय ने लिखा, प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित। उसके अलावा आपको पता ही है निराला की साहित्य साधना भी काफी हिंदी साहित्य में काफी प्रसिद्ध जीवनी हुई है, निराला की साहित्य साधना, जो कि रामविलास शर्मा ने लिखी। किसने लिखी? रामविलास शर्मा ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की तो है ही प्रसिद्ध, काफी प्रसिद्धि प्राप्त की थी इस जीवनी ने, आवारा मसीहा। हिंदी साहित्य में इन तीनों जीवनियों के बाद अगर कोई प्रसिद्ध जीवनी हुई है हमारी हिंदी साहित्य में, तो नाम आता है व्योमकेश दरवेश को। चौथी जो है ये प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली हिंदी साहित्य के अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? अभी हमने देखा है शरद चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं भाई, आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? अभी हमने 2 बार रिपीट हो गया भाई ये प्रश्न, माफी चाहूंगी। तो शरद चंद्र चटर्जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। और आवारा मसीहा का ये पूछ लिया जाए, आवारा मसीहा का प्रथम संस्करण किस वर्ष किया गया? तो 1974 में। इसके अलावा आप कह सकते हो यह विष्णु प्रभाकर जी की 14 वर्षों की एक सफल साधना रही है, आवारा मसीहा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। वैसे तो विष्णु प्रभाकर जी की और भी काफी रचनाएं हैं, काफी प्रसिद्ध हुई है, लेकिन जीवनी जो है आवारा मसीहा अधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा उनकी रचना है अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, या क्षमादान, दो मित्र। तो इस प्रकार सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की? तो अकाल पुरुष गांधी नाम से जो है
किसने जीवनी लिखी, तो ये पूछा हुआ है, तो आंसर होगा हमारा अकाल पुरुष गांधी जो है जीवनी जैनेन्द्र जी की है। तो ध्यान रखना है, इसके रचनाकार जैनेन्द्र कुमार है। प्रकाशन वगैरह अगर पूछा जाए इस रचना का, तो 1968 ईस्वी, क्योंकि आजकल प्रकाशन वर्ष से भी जो है काफी सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। कम से कम D++ में जो अभी पिछली परीक्षाओं में एग्जाम हुए थे, तो पिछले वर्ष, तो कम से कम जो है 4 से 5 प्रश्न हमें प्रकाशन वर्ष से संबंधित देखने को मिले हैं। इसलिए जितनी भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उनके प्रकाशन वर्ष को भी हम बार बार रिवाइज करते हुए चलेंगे, ताकि आप परीक्षा में अधिक से अधिक स्कोर कर पाओ। और सभी तथ्यों को रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। अधिक से अधिक प्रश्नों की रिवीजन हम करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है उन तथ्यों की बार बार रिवीजन होने से आपको तथ्य याद रहे और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आप परीक्षा में वहां पर आंसर लगाओ। हिंदी में जीवनी लिखने की परंपरा अगर पूछी जाए, तो भारतेंदु जी तो को माना जाएगा। जीवनी लेखन के प्रवर्तक अगर पूछा जाए, तो भारतेंदु जी है। काफी सारी विधाओं के प्रवर्तक भारतेंदु जी रहे हैं। और भारतेंदु जी की काफी सारी जो रचनाएं हैं वे काफी बार परीक्षाओं में रिपीट होती रहती है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर प्रथम जीवनी पूछ लिया जाए आपसे कि हिंदी की प्रथम जीवनी का नाम बताइए, तो ये भी एक पॉइंट आप देख लो यहाँ पर। हिंदी की पहली जीवनी, पहली या फिर प्रथम जीवनी कौन सी मानी जाती है, तो नाम होगा उसका दयानंद दिग्विजय। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसी तरह तथ्य हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से और अधिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखना है और समझना है। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी कौन सी मानी जाती है इनमें से, तो सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर होगा हमारा श्री गांधी। तो श्री गांधी जो पर जो जीवनी है वो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपने देख ही लिया, अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र जी की जीवनी है, जैनेन्द्र जी ने लिखी है। बापू घनश्याम बिड़ला जी ने लिखी है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। और ये सभी की सभी जीवनियाँ जो है गांधी जी के जीवन पर आधारित है। बापू जो है घनश्याम बिड़ला द्वारा महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित जीवनी है। इसके अलावा श्री गांधी गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने लिखी, गांधी के जीवन पर आधारित। अकाल पुरुष गांधी जो है जैनेन्द्र जी ने लिखी, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है? सहचर है समय अमृता प्रीतम, इसके रचनाकार है कुंडली कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान, टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर, घर की बात चतुरसेन शास्त्री। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? इसमें सही युग्म पूछा गया है, सही युग्म। तो सही आंसर है हमारा सी, टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर जी की रचना है। और इसके अलावा आप देखोगे सहचर है समय अमृता प्रीतम जी की रचना नहीं है। सहचर है समय जो ये रचना है ये है राम दर्श मिश्र जी की। तो ये आपको ध्यान रखना है। कस्तूरी कुंडल बसे ये रचना जो है मैत्री पुष्पा जी की है, ना कि प्रभा खेतान की। मैत्री पुष्पा, ध्यान रखना है। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की है। घर की बात जो है एक लेखक हुए हैं गुरुदत्त, तो इसकी है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 17। हरि शंकर बच्चन
सॉरी भाई, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा को कितने भाग में प्रकाशित किया गया है, तो ये आपको बताना है। तो हरिवंश राय बच्चन जी की जो है आत्मकथाएं हैं उनको जो है 4 भागों में प्रकाशित किया गया है। और वे 4 भाग कौन कौन से हैं, उनके नाम याद रखने हैं आपको, उनके प्रकाशन वर्ष भी आपको याद रखने हैं। क्या कहूँ, सॉरी भाई, क्या कहूँ नहीं, क्या भूलूं, क्या क्या भूलूं, क्या याद करूं। इसका ये प्रकाशित हुआ 1969 में, इसमें में। इसके अलावा दूसरा है नीड का निर्माण, 1970 में, इसमें बसेरे से दूर, 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा चौथा है हमारा 10 द्वार से सोपान तक, ये कब प्रकाशित हुआ, 1985 ईस्वी में। तो इस प्रकार आपको इन सभी आत्मकथा के जो ये भाग है 4 संग्रह में प्रकाशित किया गया। क्या बोलूं, क्या याद करूं, 1969, नीड का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1977, 10 द्वार से सोपान तक 1985। इस प्रकार इन चारों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। क्रम के अनुसार भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा की रचनाकार कौन है, कस्तूरी कुंडल बसे अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ा था। इस रचना के रचनाकार है मैत्रेयी पुष्पा जी। मैत्रेयी पुष्पा जी द्वारा जो रचना लिखी गई है कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में प्रकाशित हुई, और ये इनकी एक आत्मकथा संबंधी रचना है, ये हमने देख ही लिया था। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है शीला झुनझुनवाला की जो रचना है आत्मकथा संबंधी, उसका नाम है कुछ कही कुछ अनकही। इसके अलावा आप याद रख सकते हो कुसुम अंचल जी की भी रचना, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, जो कहा नहीं गया, 1996 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा आप गोपाल प्रसाद जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा याद रख सकते हो, कहो व्यास कैसी कही, 1995 में। तो इस प्रकार से इन रचनाओं को भी आप ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 19। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा नामक जो आत्मकथा है वो इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, राहुल सांस्कृत्यायन की, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है हमारा राहुल सांस्कृत्यायन। मेरी जीवन यात्रा नाम से जो रचना लिखी है वो राहुल सांस्कृत्यायन जी ने, ये इनकी आत्मकथा संबंधी रचना है। ये तो आप लोगों ने देख ही लिया है आत्मकथा संबंधी रचना, और कब प्रकाशित हुई, 1946 ईस्वी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लेखक हुए हैं राहुल सांस्कृत्यायन जी। इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र भी लिखा है। इन्होंने इस रचना को मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा को 5 खंडों में विभाजित किया है भाई। 5 खंडों में, अगर ये पूछा जाए कितने खंडों में विभाजित कर रखा है, 5 खंडों में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। मुड़ मुड़ के देखता हूँ यह राजेंद्र यादव की किस विधा की रचना है। उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है, या आत्मकथा है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव की जो है इनमें से आत्मकथा संबंधी रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ आत्मकथा रचनी है, संबंधी रचना है। वैसे राजेंद्र यादव जी ने कहानी, उपन्यास, कविता, समीक्षा, निबंध, आत्मकथा सभी विधाओं में रचनाएं की हुई है, लेकिन ये
इनकी रचना मुड़ मुड़ के देखता हूँ आत्मकथा संबंधी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भाषा का मूल रूप कौन सा है? तो भाषा का मूल रूप लिखित रूप माना जाता है, मौखिक रूप, मानक रूप या साहित्यिक रूप? तो सही आंसर है हमारा मौखिक रूप। भाषा का जो मूल रूप है वो मौखिक रूप होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन काव्य शास्त्र से संबंधित है। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना? रुद्रट जी जो है, जो आचार्य हुए हैं भारतीय काव्य शास्त्र में, वो वक्रोक्ति को क्या मानते हैं? शब्दालंकार। इसे अर्थालंकार किसने माना वक्रोक्ति को? तो दंडी ने, वामन ने, क्षेमेंद्र ने या आनंदवर्धन ने? इससे आपके दो प्रश्न बनते हैं। रुद्रट ने वक्रोक्ति को कौन सा क्या माना है? शब्दालंकार माना है या अर्थालंकार माना है? एक आंसर आपका यही मिल जाता है, शब्दालंकार मानते हैं रुद्रट। लेकिन अर्थालंकार किसने माना है? तो सही आंसर है आपका दंडी। दंडी ने जो है वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना है। आगे बढ़ते हैं, और वामन जो है, इनमें से जो वामन जी जो है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं, ये आपको पता ही है। और क्षेमेंद्र जो है औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ध्वनि संप्रदाय, क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय, और ये वामन जो है रीति से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार इन तथ्यों को भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेपथ्य राग किसका नाटक है? मीराकांत का, त्रिपुरारी शर्मा का, मृणाल पांडे का या कुसुम कुमार का? तो सही आंसर है आप लोगों का नेपथ्य राग जो है मीराकांत जी का नाटक है। मीराकांत जी के और अन्य भी नाटक रहे हैं, जैसे कंधे पर बैठा शाप, नेपथ्य राग, अंत हाजिर हो। ये जो है सभी नाटक जो है मीराकांत जी के हैं। एक नाटक और ध्यान रख सकते हो आप इनका, अंत हाजिर हो, ये भी पूछा जा सकता है, मीराकांत जी का ही नाटक है। नेपथ्य राग इनका इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हमारा कि आगे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? एक बूंद सहसा उछली, आत्म ने पद, बावरा अहेरी या जयदोल? इनमें से ये सभी रचनाएं अज्ञे जी की है, लेकिन इनमें से जो है कौन सी रचना इनकी यात्रा संबंधी रचना है? तो आपको बताना है। सही आंसर है हमारा एक बूंद सहसा उछली। ये आगे की यात्रा साहित्य पर आधारित रचना है। 1953 में इसे प्रकाशित किया गया। इसके अलावा आप जो है, सॉरी भाई, 1953 में तो इनकी इससे पहले आ गई थी, अरे यायावर रहेगा याद। ये है 1953 की रचना। एक बूंद सहसा उछली 1960 में प्रकाशित हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। आत्म ने पद भी 1960 में ही की गई थी। ये इनकी आलोचना संबंधी रचना है, आलोचना। इसके अलावा बावरा अहेरी जो है 1954 में प्रकाशित हुआ, और ये इनकी काव्य संग्रह है। और जयदोल तो आपको पता ही है, 1951 में जो है इनकी कहानी संग्रह है। काफी इम्पोर्टेंट रचना रही है कहानी। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया? नहीं पर प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। इनमें से 3 लेखक ऐसे हैं जिन्होंने सारिका पत्रिका का संपादन किया। एक इनमें ऐसा है जो जिन्होंने सारिका पत्रिका का संपादन नहीं किया। तो चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने सारिका पत्रिका का संपादन किया, राजेंद्र यादव जी ने भी और कमलेश्वर जी ने। लेकिन मोहन राकेश ने जो है सारिका पत्रिका का संपादन करने में ये शामिल नहीं थे। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे?
श्रृंगार रस के घोर विरोधी कबीरदास, मलुकदास, रैदास या सुंदरदास। आंसर हो जाएगा हमारा सुंदरदास। सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी लेखक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, यह कथन किसका है? हिंदी काव्य धारा का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर दास जी को किसने माना? तो सही इसमें बच्चन जी का नाम आएगा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो सही आंसर है हमारा डॉक्टर बच्चन सिंह। तो बच्चन सिंह ने हिंदी भक्ति काव्य धारा का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीरदास जी को माना है, ये आपको याद रखना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने, आपको पता ही है, कबीर दास की जो भाषा है उसको क्या नाम दिया है? शुद्ध खड़ी भाषा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डायरेक्टर कहकर पुकारा है। वाणी का डायरेक्टर, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चन सिंह की तो कोटेशन आपने देख ही ली। डॉक्टर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। किसका बेटा किसकी बहू, आप सवारथ मिलिया सहू। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? गोरखनाथ, मस्तेंद्र नाथ, सरहप्पा या चरपटनाथ। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का, इन पंक्तियों के रचनाकार है चरपटनाथ। किसका बेटा किसकी बहू, आप सवारथ मिलिया सहू, चरपटनाथ जी की पंक्तियां है। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? तो नारी निंदा हमें नाथ संप्रदाय में देखने को मिलती है। अवधूत मत किसका पर्यायवाची है? तो अवधूत मत भी जो है नाथ संप्रदाय का ही पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा आज की क्लास में हम इतने ही प्रश्नों को करेंगे और नेक्स्ट प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हिंदी साहित्य से संबंधित MCQ प्लस PYQ की प्रैक्टिस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो एक बार फिर से कहना चाहूंगी भाई, प्लीज वीडियो को आप लाइक और कमेंट अवश्य किया करें ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो थैंक यू।